यह कुंजियान से भी 10 गुना ज्यादा खौफनाक हॉरर फिल्म है। कहा जाता है कि रिलीज होते ही इसने हजारों दर्शकों को इतना डरा दिया कि उनके मुंह से झाग तक निकलने लगी। फिल्म शुरू से अंत तक हाई एनर्जी है। जोरदार सलाह है कि कमजोर दिल वाले दोस्त इसे साथ में देखें। कहा जाता है कि प्रकृति में एक अजीब घटना होती है जब इंसान की दिमागी तरंगे 0.0 मेगाहर्ट्ज तक पहुंच जाती हैं, तो वह नापाक चीजों को बुला लेता है और इसी अफवाह ने एक पैरानॉर्मल ग्रुप का ध्यान खींचा। नए कंटेंट की तलाश में उन्होंने पास के सबसे रहस्यमय गांव की जांच करने का फैसला किया। दरअसल ठीक 4 साल पहले इस गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना घटी थी। कहा जाता है कि एक मानसिक रूप से बीमार औरत ने गहरे द्वेष के साथ फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। जब गांव वाले मौके पर पहुंचे तो लाश बुरी तरह सड़ चुकी थी, गर्दन और शरीर अलग हो चुके थे और सिर्फ फंदे से झूल रहा था। मौत का दृश्य बेहद डरावना था। उसके बाद से यह घर बार बार भूत प्रेत की हरकतों से भर गया। इसलिए गांव वालों ने एक चुड़ैल को बुलाकर तांत्रिक क्रिया करवाई और सब लोग कतार में खड़े होकर प्रार्थना करने लगे। लेकिन थोड़ी देर बाद ही चुड़ैल ने अचानक अपने हाथों की क्रिया रोक दी। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और दहशत में आ गई। पीछे का दरवाजा बिना किसी वजह के खुल चुका था। बुरी शक्तियों को भगाने के लिए चुड़ैल ने मंत्र करते हुए कमरे के अंदर कदम रखा, लेकिन अगले ही पल दरवाजा जोर से बंद हो गया। यह अचानक दृश्य देखकर गांव वाले डर के मारे एकदम चुप हो गए। सबकी नजरें उसी दरवाजे पर जमी रहीं कि कहीं अंदर से कुछ निकल न आए। तभी अंधेरे कमरे के भीतर से एक बेहद दिल चीर देने वाली चीख सुनाई दी, यह पक्का करने के लिए कि चुड़ैल ठीक है या नहीं। गांव वालों ने कांपते हुए दरवाजा खोला। शुरू में कुछ नजर नहीं आया, लेकिन जब एक औरत ने ऊपर देखा तो देखा चुड़ैल का चेहरा बुरी तरह मुड़ा हुआ था, आंखें लाल थीं और वह छत की कड़ी से लटकी हुई थी। उस दिन के बाद यह घर सचमुच एक खूनी भूतिया मकान बन गया। जो भी अंदर कदम रखता वह बिना किसी अपवाद के रहस्यमय तरीके से मर जाता। फिर भी इतनी डरावनी बातों के बावजूद कुछ लोग सच्चाई जानने से पीछे नहीं हटे। कंटेंट की तलाश में पैरानॉर्मल ग्रुप के लोग वहां जाने के लिए निकल पड़े। रास्ते भर वे हंसते बोलते रहे। जाहिर था कि उन्होंने इस सफर को गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन एक लड़की शियाओ मेई, जो एक एक्सॉर्सिस्ट परिवार की वंशज थी, कुछ अजीब व्यवहार कर रही थी। पहाड़ के नीचे एक दुकान पर सामान लेते समय सिर्फ उसी ने पैरों पर खून लगे एक छोटी बच्ची को देखा। वह बच्ची दुकान में घुसी और पल भर में गायब हो गई। जब दुकानदार को पता चला कि वे भूतिया घर जा रहे हैं, तो उसने उन्हें सख्ती से चेतावनी दी। लेकिन चाहे वह कितना भी समझाता रहा, इस ग्रुप ने उसकी एक न सुनी। जब वे वहां से गाड़ी लेकर निकले तो शियाओ मेई ने फिर से उसी छोटी बच्ची को देख लिया। जल्द ही वे उस भूतिया घर पहुंच गए। 4 साल बीत चुके थे और यह जगह अब एक खंडहर बन चुकी थी। लेकिन जो नहीं बदला था वह थी रूह तक समा जाने वाली दुष्ट ऊर्जा। घर के अंदर धूल जमी हुई थी और मकान की बनावट भी बेहद अजीब थी। गड्ढा देखने में 2.5 मीटर से कम लगता था, लेकिन ऐसा महसूस होता था जैसे अंदर कोई भयानक अथाह गहराई हो। बाकी लोग कुछ महसूस नहीं कर पाए, लेकिन शियाओ मेई को यहाँ पहुँचते ही तेज बेचैनी होने लगी। उसने उस कमरे की ओर देखा जहाँ पागल औरत ने फांसी लगाई थी। अगले ही पल शियाओ मेई डर के मारे कांपने लगी। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। इसके बाद वह मन शांत करने के लिए पीछे के पहाड़ की ओर गई और गलती से एक तांत्रिक घेराबंदी में घुस गई। तुरंत चारों ओर तेज हवाएं चलने लगी, जंगल घूमने लगा और शियाओ मेई के दिमाग में तेज चक्कर आने लगे। ऐसा लगा जैसे वह अगले ही पल बेहोश हो जाएगी। जब शियाओ मेई वापस लौटी तो वह बिल्कुल बदली हुई लग रही थी। साथ ही लोग आंगन में बारबेक्यू कर रहे थे, लेकिन वह अकेली दरवाजे पर चुपचाप बैठी रही। फिर उन्होंने आपस में चर्चा की। आज रात आत्माओं को बुलाने की एक रस्म होने वाली थी। अगर भूत को कैमरे में कैद कर लिया जाता तो उनका ग्रुप जरूर जबरदस्त तरीके से वायरल हो जाता। लेकिन जब वह लोग यह सब बातें कर रहे थे तो शियाओ मेई के दिल में कहीं न कहीं एक अशुभ सा एहसास पैदा हो गया। इस वक्त उसे समझ आने लगा कि जंगल में उसके साथ जो हुआ था वह किसी तरह की चेतावनी ही थी। अगर वे यहाँ और रुके
तो जरूर कोई बड़ा हादसा होगा। यह सोचकर उसने सबको समझाने की कोशिश की कि वे तुरंत यहाँ से चले जाएं। लेकिन दाजुआंग ने उसकी बात को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया और उसे बेवजह की बकवास समझा। इस तरह यह बात वहीं खत्म हो गई। लेकिन दाजुआंग ने कभी सोचा भी नहीं था कि अभी अभी कहे गए यही शब्द उसे बहुत भारी कीमत चुकाने पर मजबूर कर देंगे। जल्द ही रात हो गई। उन्होंने आसपास कैमरे लगा दिए, योरोंग के सिर पर ब्रेनवेव मशीन पहनाई, गुड़िया लटकाई, कच्चा जिगर तैयार किया और फिर योरोंग को दोनों के बीच लिटा दिया। ऐसा करने से दुष्ट आत्मा उसके शरीर में प्रवेश कर सकती थी। इसके बाद उन्होंने योरोंग के चारों ओर मोटा नमक छिड़क दिया ताकि दुष्ट आत्मा फंस जाए और भाग न सके। सब कुछ तैयार होने के बाद रस्म शुरू कर दी गई। लेकिन काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी कुछ भी नहीं हुआ। जब उन्हें लगने लगा कि रस्म नाकाम हो गई है, तभी अचानक एक पागलपन भरी छटपटाहट हुई और योरोंग फिर से सामान्य हो गया। असल में यह उसकी एक शरारत थी। यह सुनकर बाकी सबने राहत की सांस ली। लेकिन कहते हैं ना, खुद मुसीबत बुलाओगे तो बचोगे नहीं। उनकी यह नासमझ और बेखौफ हरकत दुष्ट आत्मा को पूरी तरह भड़का चुकी थी। आधी रात के वक्त दाजुआंग नींद में डगमगाता हुआ आंगन में गया। अचानक उसके कानों में पक्षी की आवाज पड़ी और पीछे से ठंडी हवा चलने लगी। उसने तुरंत टॉर्च उठाकर देखा तो दहशत में पड़ गया। थोड़ी दूरी पर एक अजीब सा पक्षी खड़ा था। पक्षी आगे उड़ता गया और दाजुआंग उसके पीछे चलता गया। पता ही नहीं चला कि वह कब उस गड्ढे के पास पहुंच गया। लेकिन पल भर में वह पक्षी गायब हो गया। उसे थोड़ी मायूसी हुई। वह सोचने लगा कि अगर वह उस पक्षी को रिकॉर्ड कर लेता तो जरूर वायरल हो जाता। लेकिन इसके बाद जो हुआ वह और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। वापस आते ही उसने देखा कि योरोंग की ब्रेनवेव आंखों के सामने तेजी से गिर रही थी और जल्दी ही 0.0 हर्ट्ज तक पहुंच गई। इसके बाद मानो किसी चीज ने उस पर कब्जा कर लिया हो। उसने अचानक आंखें खोल दी और बिना किसी भाव के दाजुआंग के सामने आ खड़ा हुआ, बिल्कुल जिंदा लाश की तरह। यह दृश्य देखकर दाजुआंग की आंखें डर से फैल गईं। उसे लगा कि योरोंग के साथ कुछ बुरा हो जाएगा, इसलिए वह उसकी तरफ बढ़ा। लेकिन अगले ही पल दाजुआंग जोर से जाग उठा। अच्छा हुआ यह सब सिर्फ एक सपना था। लेकिन सपने में जो कुछ हुआ वह हकीकत जैसा ही लग रहा था। कमरे का दरवाजा अब भी खुला था और योरोंग गायब था। यह देखकर दाजुआंग तुरंत सबको बुलाया और मिलकर योरोंग को ढूंढने लगे। थोड़ी ही देर में वे लोग उसे रसोई में ढूंढ लेते हैं। तेजू को लगा कि वह मजाक कर रहा है, इसलिए उसने उसे सोने जाने को कहा। लेकिन योरोंग कांपते हुए धीरे धीरे पीछे मुड़ा। एक तेज आवाज के साथ वह जमीन पर गिर पड़ा और पागल कुत्ते की तरह इधर उधर दौड़ने लगा। फिर वह सीधा गड्ढे में कूद पड़ा और पागलपन में अंदर की ओर रेंगने लगा। यह देखकर दोनों लोग तुरंत योरोंग के पैरों को पकड़कर जोर जोर से बाहर खींचने लगे। काफी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाल लिया गया। लेकिन जैसे ही वह बाहर आया वे डर से सिहर उठे। योरोंग के चेहरे पर असंख्य डरावने बाल लिपटे हुए थे। यह नजारा देखकर उनका सारा हौसला टूट गया और वे डर के मारे हिल भी नहीं पाए। उन्हें नहीं पता था कि असली डरावना मंजर अभी बाकी था। जब दुष्ट आत्मा योरोंग को ले जाने ही वाली थी तो सबने हिम्मत जुटाई और पत्थर उठाकर गड्ढा तोड़ डाला। इसी तरह योरोंग किसी तरह अपनी जान बचा पाया। इसके बाद सब लोग उसी रात वहाँ से भागने की तैयारी करने लगे। लेकिन बेहोशी की हालत में भी शियाओमेई ने किसी तरह थोड़ी सी ताकत जुटाई और उन्हें बताया कि उस गुड़िया को पूरी तरह जला देना जरूरी है, वरना नतीजे बेहद भयानक होंगे। लेकिन उस समय हालात ऐसे थे कि दो आदमियों को योरोंग की देखभाल करनी थी और शियाओमेई खुद भी लगातार बेहोश थी। इसलिए यह काम सिर्फ दाजुआंग को ही सौंपा गया। गुड़िया हाथ में लेते ही दाजुआंग के अंदर गुस्सा भर गया। उसे अपनी एक तरफा मोहब्बत याद आ गई और यह भी कि अभी अभी सबने कैसे उसे आदेश दिए थे। आखिरकार उसने लाइटर नीचे रख दिया और गुड़िया को सीधे गड्ढे में फेंक दिया। लेकिन उसी पल के इस आवेगपूर्ण फैसले की वजह से सबको भयानक कीमत चुकानी पड़ी। सबसे पहले शियाओ शुआई घर में सो रहा था। तभी पास की अलमारी का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल गया। वह मानो किसी डरावने सपने में फंस गया हो और बिस्तर पर तड़पने लगा। अगले ही पल उसने अपने उस बड़े भाई को देखा जो सालों पहले मर चुका था। भाई की आंखें काली थी, चेहरा खून से सना था और वह उसकी गर्दन जोर से दबाए हुए था। दरअसल यह एक अजीब सपना के अंदर सपना था। इसके बाद बारी आई दाजुआंग की। टिएजू अपनी गर्लफ्रेंड के अस्पताल के कमरे से निकला ही था कि उसने पर्दा खींच लिया और धीरे धीरे योरोंग के शरीर को सहलाने लगा। आखिरकार वह हद पार करते हुए
उसे चूम बैठा, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके मुंह की बदबू योरोंग के अंदर छिपे दुष्ट आत्मा तक पहुंच जाएगी। दुष्ट आत्मा ने तुरंत बालों की लटें उगल दी और दाजुआंग का मुंह कसकर जकड़ लिया। कुछ दिनों बाद योरोंग को आखिरकार होश आ गया। यह खबर सुनकर शियाओ मेई और शियाओ शुआई भी अस्पताल पहुँचे और सबने मिलकर जश्न मनाया। वे आपस में बातें करने लगे मानो कुछ भी हुआ ही न हो। लेकिन उसी रात जब तिएजू घर लौटने वाला था तो उसका दिमाग अचानक काबू से बाहर हो गया। अगले ही पल वह सीधे सड़क किनारे जा टकराया और इस सब के पीछे असल वजह योरोंग ही था। जैसे ही रात होती दुष्ट आत्मा उसके शरीर पर कब्जा कर लेती और सबको नुकसान पहुंचाती। वह धीरे धीरे शियाओ शुआई के सामने आया और उसी परिचित लहजे में बचपन की बातें करने लगा। कैमरा घूमा और योरोंग पल भर में उसके भाई का रूप ले चुका था। उस क्षण गिल्ट और पछतावा शियाओ शुआई के दिल में उमड़ पड़ा। उसे लगा कि उसी की वजह से उसके भाई की मौत हुई थी और उसने फांसी लगाकर सब कुछ खत्म करने का फैसला कर लिया। सौभाग्य से शियाओ मेई पुराने वीडियो देख रही थी और उसे कुछ गड़बड़ नजर आई। तब उसे समझ आया कि भूतिया घर से लौटने के बाद से ही योरोंग पर दुष्ट आत्मा सवार थी। वह तुरंत वहां पहुंची और शियाओ शुआई की जान बचा ली। अपने दोस्तों को एक एक करके रहस्यमय तरीके से मरते देख अब जाकर उन्हें समझ आया कि शुरू से ही उन्हें शियाओ मेई की बात मान लेनी चाहिए थी और उस भयानक घर में नहीं जाना चाहिए था। लेकिन अब सब कुछ बहुत देर हो चुका था। अब उनके पास एक ही रास्ता बचा था, दोबारा उस भूतिया घर में लौटना और तांत्रिक विधि से दुष्ट आत्मा को कैद करना ताकि वे अपनी जान बचा सके। इसके लिए शियाओ मेई ने खुद को खतरे में डालकर रस्म करने का फैसला किया। उसने एक बुजुर्ग महिला को भी बुलाया और वह कोई और नहीं बल्कि फिल्म की शुरुआत में दिखाई देने वाली शियाओ मेई की दादी थी। पहले भी दादी की आत्मा ने ही शियाओ मेई की रक्षा की थी, जिससे वह सुरक्षित बच गई थी। अब जब पोती मुसीबत में थी तो भले ही शियाओ मेई न बुलाती, दादी फिर भी उसकी मदद के लिए आती। इसके बाद सब लोग दोबारा उस भूतिया घर पहुँचे और उसी जगह फिर से रस्म शुरू की। शियाओ मेई ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। कमरा जोर जोर से हिलने लगा और दादी की आत्मा शियाओ मेई के शरीर में प्रवेश कर गई ताकि रस्म पूरी हो सके। थोड़ी ही देर में घर के अंदर एक अजीब डरावनी हंसी गूंजने लगी। योरोंग की आंखें फिर से सफेद पड़ गईं। यह देखकर शियाओ मेई भड़क उठी। उसने झट से एचाओ उठाया और दुष्ट आत्मा पर मारना पीटना शुरू कर दिया ताकि उसे योरोंग के शरीर से बाहर निकाला जा सके। लेकिन जितना ज्यादा वह वार करती गई, योरोंग उतना ही भयानक होता चला गया और वह कमरे में इधर उधर उड़ने लगी। नतीजतन वह ठीक जाकर रस्म के आग वाले पात्र से टकरा गई और उसके अंदर रखा हुआ वही गुड़िया था जिसे दाजुआंग ने उस समय जलाया नहीं था। इसी टक्कर की वजह से शियाओ मेई धीरे धीरे होश में आने लगी और योरोंग ने काले पानी की एक बड़ी धार उगल दी। लेकिन शियाओ मेई अभी पूरी तरह संभली ही थी कि अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और सारी मोमबत्तियां बुझ गयी। कमरा पल भर में घोर अंधेरे में डूब गया। शियाओ मेई ने सावधानी से टॉर्च उठाई और चारों ओर योरोंग को ढूंढने लगी। अगले ही पल जो उसने देखा उससे वह पूरी तरह टूट गई। वह तुरंत आगे बढ़ी और सामने वाले को पकड़कर गुस्से में चिल्लाई कि दुष्ट आत्मा योरोंग का शरीर छोड़ दे। लेकिन शियाओ मेई की बेबस चीखों के सामने दुष्ट आत्मा बस मुस्कुरा दी और कुछ नहीं बोली। उधर कमरे में काफी देर से कोई हलचल न देखकर शियाओ शुआई अंदर देखने आ गई। लेकिन सामने का नजारा देखकर वह पूरी तरह सन्न रह गई। उसने देखा कि शियाओ मेई अपने भाई की गर्दन जोर से दबाए हुए थी और उसका भाई पूरी ताकत से शियाओ शुआई से मदद मांग रहा था। उस बेबस नजर को देखकर शियाओ शुआई अपना होश खो बैठी और सीधे दौड़कर शियाओ मेई को जमीन पर गिरा दिया। दोनों के बीच खींचतान चल ही रही थी कि पास ही दुष्ट आत्मा धीरे धीरे अपने असली रूप में आने लगी। शियाओ मेई की समझाइश और हौसले से शियाओ शुआई किसी तरह थोड़ा होश में आई। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो दुष्ट आत्मा पहले ही योरोंग का शरीर छोड़ चुकी थी। अब उनके सामने एक भयानक रूप दिखाई दिया, लाल आँखों वाला डरावना सिरनुमा राक्षस। योरोंग जैसे ही होश में आया, सामने का दृश्य देखकर उसकी जान ही निकल गई। लेकिन इस वक्त उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, जितनी जल्दी हो सके वहाँ से निकलना। लेकिन जैसे ही शियाओ शुआई ने एक कदम आगे बढ़ाया, दुष्ट आत्मा ने उसे जबरदस्ती खींच लिया। शियाओ मेई उसे बचाने ही वाली थी कि दरवाजा जोर की आवाज के साथ बंद हो गया। शियाओ मेई ने पूरी ताकत लगाकर किसी तरह
दरवाजा खोला, लेकिन अंदर घुसते ही उसने देखा कि शियाओ शुआई को दुष्ट आत्मा गड्ढे के अंदर खींच चुकी थी। लेकिन अंदर घसीटे जाने से पहले शियाओ शुआई ने संयोग से वह गुड़िया उठा ली थी। साथी को बचाने के लिए उसने आखिरी बची ताकत से लाइटर निकाला और गुड़िया को जला दिया। खुशनसीबी से इस हादसे के बाद शियाओ शुआई जिंदा बच गई। इसके बाद उस ग्रुप के साथ फिर कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। लेकिन कुछ समय बाद एक दिन जब शियाओ मेई शियाओ शुआई का कंप्यूटर देख रही थी तो उसे अनजाने में एक बेहद डरावना सच पता चला। दरअसल यह सब अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि जब शियाओ शुआई ने आखिरी पल में गुड़िया को जलाया था तभी दुष्ट आत्मा मौका देखकर उसके शरीर में घुस गई थी। शियाओ मेई अभी इस सच्चाई से हैरान ही थी कि अचानक उसके पीछे एक हाथ उभर आया। योयो टेलीविजन सीरीज एक्सक्लूसिव।